तहसील स्तर पर जब वकालत कोई शुरू करता है तो वहाँ पर किस किस दस्तावेज की जानकारी होनी चाहिए? तहसील स्तर पे पहले तो आपके प्रॉपर्टी संबंधित खतियौनी है, खसरा। अच्छा। और जो उसमें चकबंदी के पूर्व में आकार पत्र 23 है, आकार पत्र 2 है, आकार पत्र 41 है, आकार पत्र 45 है। अच्छा। ये सब जितने कागजात हैं आवश्यक हैं, आपको जानना ही पड़ेगा। अच्छा। और आधारवश खतियौनी है। आधारवश जब जमींदारी टूटी है, वालिश हुई है, उसके बाद जो खतियौनी में नाम एंट्री हुई वो अभिलेख आपको जानना पड़ेगा। जैसे खसरा और खतियौनी ये दो चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? नहीं, खतियौनी अलग है, क्योंकि वो खतियौनी टाइटल डीड है और खसरा पोजीशन डीड है। 6 माह पे पड़ताल होता है। अच्छा। प्रैक्टिस में तो पड़ताल नहीं करते हैं, लेखपाल को 6 महीने में पड़ताल करना पड़ता है। अच्छा। और उस भूमि की क्या नवैयत है, उस सर्किल का लेखपाल आता है और भूमि की नवैयत आबादी के रूप में है कि बदल गई है। अगर बन गया है, कंस्ट्रक्शन हुआ तो खसरा में आबादी लिखता है। अगर खेती बोई जाती है तो वो फसल का नाम लिखता है कि धान बोया गया था कि गेहूँ बोया गया था, उनको लिखना है। लेकिन आजकल लेखपाल बैठे इसमें फिर थोड़ा सा बैठे एंट्री कर देते हैं, वो जो सही नहीं है। जो सही सूरत पता नहीं चलती कि भूमि की नवैयत बदली है कि नहीं। ये ऐसा अब थोड़ा शासन बदला है, जरूर चुस्ती हुई है, नहीं तो फर्जी एंट्री भी बहुत मतलब योगी जी के शासन में कुछ जो है व्यवस्था सुधार हुआ है। जैसे इन लोगों को एक तो सब डिजिटल हो गया है, सब अच्छा। डिजिटल हो गया, नेट पे सब है। अब उतनी धांधली अभी होता है, उतना नहीं हो पाता है। जब हम लोग प्रैक्टिस में गए थे तो ये डिजिटल नहीं था तो बहुत ही धांधली होती थी। अच्छा, मैनुअल की वजह से लोग, हाँ, मैनुअल की वजह से बहुत धांधली करते थे। और क्या करते थे कि ये जो अधिकारी होते थे कानून के बियॉन्ड जाके ये लोग आर्डर पास ऑन करते थे। जैसे उदाहरण बताऊँ, 132 की भूमि रिजर्व भूमि होती है जिसको राज्यपाल ही नवैयत बदल सकता है और कोई बदल नहीं सकता उसका। यह चकबंदी आए तो बदलेगा, फिर बीच में कोई बदलने वाला अगर बदलेगा तो राज्यपाल ही बदल सकता है उसकी नवैयत। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर देखे तमाम अधिकारियों ने, जैसे खलिहान, चारागाह, सुरक्षित खेल कूद का मैदान, उसको उन्होंने आबादी श्रेणी 6 डिक्लेयर कर दिया, उसको परिवर्तन कर दिया श्रेणी को, जो गलत था। अब सारी जो एंट्रियाँ थी इस तरह की सारी गवर्नमेंट के आर्डर से रद्द हो गया। क्या है ये 229B की कार्रवाई? 229B लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड जेडे था जो अब समाप्त हो गया है। अब 229B की जगह 144 राज्य संहिता अधिनियम। अच्छा। उसमें ये है कि जैसे मान लीजिए आपका पोजीशन हो, अच्छा, और चकबंदी के पूर्व आपके सरकारी अभिलेख में नाम हुआ, दौरान चकबंदी आपका नाम छूट गया या आपके जो भी पूर्वज हैं उनका नाम छूट गया, चकबंदी हो गई, धारा 52 का प्रकाशन हो गया, फाइनल हुआ, खतियौनी आ गई तहसील में। उसके बाद आप वो रिकॉर्ड्स निकालेंगे जिस रिकॉर्ड में आपका नाम था, और आप दावा करते कि मेरा इस पर एक पोजीशन चला रहा है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा कम हूँ या अनजान था, देखा नहीं, मैं एंट्री देख नहीं सका। अब मुझे पता चला तो मेरी टाइटल डिक्लेयर कर दिया जाए। तो डिक्लेयर तब होती है कि अगर कागजात में उनके नाम रहे हो तो डिक्लेयर हो जाती है। अच्छा। अगर नहीं है तो नहीं होता। कस्बों का विस्तार हो रहा है और वहाँ खेतों की ज़मीन में घर बन रहे हैं, तो घर बनाने की जो प्रक्रिया है ये वो जमीन, वो खेत की ज़मीन समझी जाएगी या उसको आबादी की ज़मीन समझी जाएगी? क्या है? खसरा में आबादी दर्ज करेगा और आपको आबादी डिक्लेयर कराना पड़ेगा। अच्छा, आबादी डिक्लेयर कराना पड़ता है। राजस्व संहिता अधिनियम में 82 में है, 80 में है और 82 में है। और पहले 123 जेड में डिक्लेयर होती थी, अब 143 था और 130 था। अच्छा, 143 अपनी भूमधरी डिक्लेयर आबादी कराना होता था। 123 जेड में जैसे ग्राम सभा की संपत्ति नवीन पड़ती है, बंजर है आग, उसमें 123 पे अगर आपका आबादी दर्ज है तो एसडीएम सो मोटो वो आबादी डिक्लेयर कर देता था। अगर नवीन पड़ती बंजर है तो सुरक्षित भूमि पे नहीं कर सकता, उसको राइट ही नहीं था। अच्छा, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी ज़मीन किसी सामान्य वर्ग के या पिछड़े को वो अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता है, तो ये प्रावधान आज भी उसी तरह से संचालित हो रहा है? नहीं, परमिशन लेना पड़ेगा।
अगर परमिशन से आपको परमिशन मिल जाता है डीएम के यहाँ से, अच्छा, तो आप ले सकते हैं। तो क्या है परमिशन की क्राइटेरिया इसमें? परमिशन के, अब देखिए ये तो बड़ा कठिन है। 3.25 एकड़ से खेत अगर बेचने के बाद बचता है तब परमिशन, या वो गंभीर रूप से बीमार है, या उसको बिटिया की शादी करनी, कंडीशंस है सब, तब वो अनुमति देगा डीएम, तो सेल कर सकता है। अरे ये बैनामा मनसूखी क्या है? देखिए कैंसलेशन ऑफ सेल डीड जो है फॉल्स होता है, फोर्ज होता है, फॉल्स पर्सोनेशन होता है। जब कैंसिलेशन सूट आप दाखिल करते हैं तो आपके नॉलेज से 3 साल तक है। आपको जब से नॉलेज हुआ तो उसका लिमिटेशन 3 साल के अंदर आपको सूट दाखिल करना नॉलेज से। अच्छा, जब आपको नॉलेज हुआ तो कैंसिलेशन आपको साबित करना पड़ता है कि ये फर्जी है, बैनामा फॉल्स पर्सोनेशन से है या फर्जी है। उसके आधार पे सेल डीड जो किया गया है शून्य है। 76 तक जो है 1976 तक ये अनरजिस्टर्ड बैनामे होते थे जो विधिमान्य थे। अच्छा, 77 से जो है रजिस्ट्रेशन मस्ट कर दिया गया बैनामे के। तो 76 के पहले अगर बैनामे हैं वो विधिमान्य है। अच्छा, वसीयत के बारे में भी जो है तमाम डिस्प्यूट, खुद की वसीयत और रजिस्टर्ड वसीयत, ये क्या है? 2004 से जो है अनरजिस्टर्ड वसीयत को मान्य नहीं किया कि वसीयत भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, अनरजिस्टर्ड को खुशकी कहते थे, तो उससे विवाद बहुत बढ़ते थे, बहुत सारे लोग तैयार कर लेते थे, उसमें काफी विवाद। तो 2004 से ये व्यवस्था खत्म हो चुकी। अब वसीयत भी पंजीकृत हाँ, पंजीकृत वसीयत, कोई भी अब डॉक्यूमेंट पंजीकृत होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी है, नहीं तो वैलिडिटी नहीं।